त्रिलोचन हिंदी के महत्वपूर्ण कवि। प्रगतिशील कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन, शमशेर भी आते हैं इसमें। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह को कलावादी कवि के रूप में ज़्यादा डिफाइन किया और अज्ञे ने उन पर लिखा, उनको प्रमोट किया और उनको रूपवादी कहा गया कि इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष नहीं है, बल्कि ऐसे कलाकार हैं शमशेर की जहाँ रूप को ज़्यादा महत्व देते हैं, जहाँ कविता के सौंदर्य की ज़्यादा बात करते हैं वो। लेकिन त्रिलोचन के साथ कुछ अलग है और त्रिलोचन उस लिहाज से अलग ही बात करते हैं। मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि हैं। किस बात के कवि हैं कि खुद को कैसे हम सेल्फ क्रिटिसाइज़ करें, खुद का मूल्यांकन कैसे करें और हमारे पास खुद का मूल्यांकन करने की तकनीक क्या हो, तरीका क्या हो। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश का चित्रण किया है। उनमें किसान जीवन की रीति नीति, आस्था, विश्वास, आशा, निराशा, गरीबी, मुक्ति, कामना आदि के अनगिनत चित्र उड़े गए हैं। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। वहाँ पर इतिहास और तिथि क्रम गड्ढमड है। उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जाओ, उन्हें न जानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जानना तो उनकी कविता को होए। कवि को कविता बनाती है। यूँ शायद ही कोई कविता हो जिसमें त्रिलोचन न हो। जीवन का एक लघु प्रसंग उनके लिए बुनियादी है। अपने बारे में उन्होंने कविताएं लिखी है। वही त्रिलोचन है, चीर भरा पाजामा, भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल। इस यथार्थ के भीतर उनके व्यक्तित्व का बनना होता है। उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम तेजी वे टेढ़ी मेढ़ी राहें। जीवन इसका जो कुछ है पथ का बिखरा है, जीवन इसका जो कुछ है पथ का बिखरा है। तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है, तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है। त्रिलोचन अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं जितना तपा हूँ, जितना अधिक उस स्थिति में गया हूँ, उतना ही अधिक मैं अपने आप को साधता गया, अपने आप को डिफाइन करता गया। तो ऐसे कवि हैं त्रिलोचन, जो खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने उसको कल भीख मांगते हुए देखा। कल देखा मैंने उसको। किसको अब देखा? कल ही तो देखा मैंने उसको। किसी की शिकायत है कि त्रिलोचन में संवेदना नहीं है, किसी की शिकायत है कि उनमें धूम धड़ाम नहीं है। इस नाराज़गी को झेलते हुए भी त्रिलोचन ने समझौता नहीं किया, विशेषतः कट्टर मार्क्सवादियों से। शब्द में उनके 3 सानेट है, एक माओ पर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस पर और तीसरा महात्मा गांधी पर। वे चीन के प्रसंग में माओ की प्रशंसा करते हैं, पर भारत के प्रसंग में कहते हैं कि माओ जी अपने चीन को जगाया, आप उसके जनत्रायक है, पर भारत को भी अपनी सीमा की रक्षा करनी है। उसका दर्प जाग चुका है, उसके स्वाभिमान की कुंडलिनी जागृत है। सुभाष के बारे में कहते हैं कि यदि कोई अपना सिर देकर सार कमाए तो कुछ समता सुभाष से आ पाएगी, कुछ समता सुभाष से आ पाएगी। और गांधी जी जैसे आदमी बहुत नहीं होते। गांधी जी की विचारधारा के विरोध में कविता। उस जनपद का कवि हूँ मैं, गांधी जी के सम्मान पर कहीं आँच नहीं आती। नागार्जुन की गांधी संबंधी कविता से अलग है। कवि उनके मरण पर नहीं कर्म पर बोलता है। कट्टरपंथियों को त्रिलोचन का सबसे साथ और सबसे अलग व्यक्तित्व कैसे भा सकता है। इस कविता में विचारधारा नहीं, भारतीय गाँव का स्वर मुखरित है। कवि देश की नाड़ी की सही पहचान करता है। क्या कहता है कि साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं,
मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंगने। क्या कह रहे हैं कि साम्यवादी क्या करते हैं, पथ में लीद किया करते हैं, सब तरफ गंदगी फैलाते हैं, और जैसे ही मानवता का पोस्टर देखा तो उनको रेंगने लगे कि हमारी विचारधारा का विरोध कर रहे हो, अच्छा देखते हैं तुम्हें। संभवतः इसीलिए वो कहते हैं कि पहले मैं सोचता था उत्तर यदि नहीं मिले तो फिर क्या किया जाए, किंतु मेरे अंतर्वासी ने मुझसे कहा, लिखा कर, तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने कभी तुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर दिखा जाए, एक साथ सत्य शिव सुंदर दिखा जाए। इसलिए कह रहा है कि तू लिखा कर, दुनिया के लोग क्या कहते हैं उसको छोड़, और कभी अपने मन से लिखता है, मन की बात कहता है बार बार। तुम्हें सौंपता हूं मैं एक कविता में वे इसी विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं कि फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, आओ अच्छे आए समीर, जरा ठहरो, फूल जो पसंद हो उतार लो, शाखाएं टहनियाँ हिलाओ झकझोरो, जिन्हें गिरना और गिर जाए जाए जाए। आगे वे पुनः कहते हैं, एक अनुरोध मेरा मान लो, सुरभि हमारी यह हमें बड़ी प्यारी है, इसको संभाल कर जहाँ जाना है ले जाना, इसे तुम्हें सौंपता हूँ, इसे तुम्हें सौंपता हूँ, जाए जाए में। सांस्कृतिक निसंगता के साथ सुरभि की महत्ता भी रेखांकित करते हैं। तो इनकी कविताएं कुछ इसी प्रकार की है, जहाँ जीवन है, जहाँ लोक है, और जहाँ किसी प्रकार का कोई वैचारिक आग्रह और दबाव नहीं है। और कवि को सच में वैचारिक आग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जीवन को जितना अधिक सहजता से और जितना अधिक खुली आंख से देखता है, उतना ही जीवन की विराटता और उसके तमाम प्रसंगों का बड़ी बारीकी से चित्रण कर सकता है, और हमें अंदर की दुनिया से, मनुष्य के उस संसार से और ज़्यादा परिचित करवा सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं। मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंगने लगे रेंगने लगे रेंगने। तो इस प्रकार के वैचारिक आग्रह से बाहर आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। शब्बा खैर, ये दिन आपके लिए शुभ हो और ज़िंदगी आपको हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, और आप ऐसे ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, और इस संसार को और भी महान और समृद्ध बनाने में, आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ते रहें, और ज़िंदगी में बड़े सपने देखें। क्योंकि पाश ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना तड़प का, और सब कुछ ऐसे ही सहन कर जाना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। इसलिए सपने बड़े देखना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी अनंत है।